नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कोर 5 ब्लॉक के बारे में सुना है? कोर 5 ब्लॉक अभी एग्जिस्टेंस में नहीं है, बट जिस दिन ये एग्जिस्टेंस में आया, दिस विल बिकम द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल लॉबी। दोस्तों, ये इतना पावरफुल हो जाएगा कि G7 और G20 जैसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन को भी ओवरशैडो कर देगा। यहां तक यह भी कह सकते हैं कि दिस विल बिकम मोर इंपॉर्टेंट देन द सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ द यूनाइटेड नेशन। बट इस ब्लॉक को समझने के लिए, कोर 5 ब्लॉक को समझने के लिए थोड़ा बहुत जियोपॉलिटिक्स का नॉलेज होना जरूरी है। तो हम थोड़ा जियोपॉलिटिक्स के बारे में समझते हैं दोस्तों। अब अमेरिका का चिर प्रतिद्वंदी रहा है रशिया, और 5 दशक तक इन दोनों ने मिलकर कोल्ड वॉर लड़ा है। साथ ही साथ पिछले 2 दशकों में क्या हुआ है, इन लास्ट 2 डिकेड्स चाइना एंड अमेरिका दे आर फाइटिंग देयर इकोनॉमिक बैटल। जबकि आप अमेरिका और यूरोपियन यूनियन को देखें तो ये बहुत लंबे दोस्त हैं, इटर्नल फ्रेंडशिप है दोनों की। तो दोस्तों, सोचकर देखिए कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कोई एक ऐसा ग्रुप प्रपोज करता है जिसमें उसका दोस्त यूरोपियन यूनियन नहीं है, बल्कि रशिया और चाइना है, और साथ में इंडिया और जापान है। ऐसा एक ग्रुप है कोर 5 ग्रुप। तो दोस्तों, आज इस कोर 5 ग्रुप के बारे में जानेंगे, और जानेंगे कि किस तरह से कोर 5 ग्रुप दुनिया भर की जियोपॉलिटिक्स को चेंज करके रख देगा। जानेंगे कि किस तरह से अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी जो है वो दुनिया भर की जियोपॉलिटिक्स पर इंपैक्ट डाल रही है, और अगर कोर 5 ग्रुप एग्जिस्टेंस में आ गया तो किस तरह से यूरोप साइडलाइन हो जाएगा और रशिया और चाइना का इंफ्लुएंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंडिया का एक बहुत प्रोमिनेंट रोल इस पूरे ग्रुप में देखने को मिलेगा, वर्ल्ड स्टेज पर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, समझते हैं कोर 5 ब्लॉक के बारे में, विच हैज द पोटेंशियल टू बिकम वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मोस्ट पावरफुल लॉबी। तो दोस्तों, C5 का कॉन्सेप्ट क्या है? 5 मेजर पावर है। कौन सी 5 मेजर पावर है दोस्तों? यहां पर देखिए, जापान, यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया, रशिया और चाइना। ठीक है, एंड it intends to replace or overpower important groupings like G7 grouping, like G20 grouping, like Security Council of the United Nations। दोस्तों, ये रिपोर्ट अभी पब्लिश नहीं हुई है, यूनाइटेड स्टेट्स को डिनाई भी कर रहा है, बट हो सकता है कि आने वाले समय में, क्योंकि कुछ खबरें यूएस की मीडिया में छपी हैं, कुछ खबरें इंडिया की मीडिया में छपी हैं, और लगातार बात चल रही है कि हो सकता है दैट यूनाइटेड स्टेट इज प्रपोजिंग, डोनाल्ड ट्रंप इज प्रपोजिंग दिस काइंड ऑफ ग्रुपिंग, कोर 5 मेंबर्स। अब देखिए दोस्तों, इसका बेसिस क्या है? ये जो कोर 5 मेंबर्स आ रहे हैं, ये क्यों आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं? क्या ये सारे के सारे देश डेमोक्रेटिक देश हैं? क्या ये सारे के सारे देश दुनिया के सबसे वेल्दी देश हैं? दोस्तों, ऐसा नहीं है। अभी तक जो ग्रुपिंग्स बनी थी, जैसे G7 ग्रुपिंग है, अब G7 ग्रुपिंग को आप देखोगे तो डेमोक्रेटिक नेशंस हैं इसमें। G7 ग्रुपिंग को देखोगे आप तो आप पाएंगे कि वेल्दीएस्ट नेशंस इस ग्रुपिंग में आते हैं। बट यहां ऐसा कुछ नहीं है। यहां पे जो रिकॉग्निशन मिल रहा है वो हार्ड पावर को मिल रहा है, मिलिट्री पावर को मिल रहा है, पॉपुलेशन को मिल रहा है। ये सारे देशों को अगर आप मिला दे तो 100 मिलियन से ज्यादा का पॉपुलेशन इन सब में है। मिलिट्री पावर इन लोगों की बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। इनका जो ग्लोबल इन्फ्लुएंस है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा है। दुनिया भर में इनका ग्लोबल इन्फ्लुएंस है। उसके बेसिस पर इस ग्रुप का निर्माण हो रहा है, इसकी संरचना हो रही है। अब ये प्रपोजल है तो क्यों है? बिकॉज एक रिकॉग्निशन आया है कि जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है वो दुनिया भर पर अपना राज नहीं कर सकता। एक परमानेंट अमेरिकन डोमिनेशन इज इम्पॉसिबल, और अमेरिका को यह बात समझ में आ गई है कि दिस इज अ मल्टीपोलर वर्ल्ड। अब आप ध्यान से देखिए, कितने सारी वर्ल्ड पावर्स निकलकर सामने आ गई हैं। अब यूनाइटेड स्टेट्स ऐसा नहीं कर सकता कि एक किसी पावर को डोमिनेट कर दिया जाए। उसका एग्जांपल अभी अपने सामने है। यूनाइटेड स्टेट लगातार भारत को धमकी दे रहा था कि टैरिफ लगाएंगे अगर रशिया से ऑयल खरीदा, तो भारत ने ऑयल ज्यादा खरीदना शुरू कर दिया। और यूनाइटेड स्टेट्स के पार्लियामेंट में अब एक लॉ पास हो रहा है जो कह रहा है कि ये जो इलीगल टैरिफ लगाया गया है भारत के ऊपर, 50% का टैरिफ जो लगाया गया है भारत के ऊपर, इसको हटाया जाए। कहने का मतलब है यूनाइटेड स्टेट का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बैकफुट पे आ रहा है, और इंडिया को बहुत ज्यादा वर्ल्ड पावर पे रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। दोस्तों, इंडिया को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, साथ ही साथ रशिया भी पीछे नहीं है, और चाइना तो दुनिया की दूसरी सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी है। तो कहने का मतलब है कि एक पूरा मल्टीपोलर वर्ल्ड है। और यूएसए का जो डोमिनेंस है वो काफी समय तक तो चला, बट परमानेंटली
नहीं चल सकता है। और ये जो ग्रुप है अगर ये एक बार बन गया तो बहुत तेजी से बहुत एफिशिएंटली डिसीजंस लिए जाएंगे एक नए वर्ल्ड ऑर्डर में, जहां पर हार्ड पावर ज्यादा मैटर कर रही है, ग्लोबल इंफ्लुएंस ज्यादा मैटर कर रहा है, तो डिसीजन मेकिंग भी बहुत ज्यादा तेज होगी। दोस्तों देखिए, एफिशिएंट डिसीजन मेकिंग फोरम रहेगा, ये G7 और G20 जैसा स्लो नहीं रहेगा। साथ ही साथ में पावर बेस्ड कोऑर्डिनेशन रहेगा, आइडियोलॉजी के बेसिस पे कोई कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा। अब आइडियोलॉजी के बेसिस पे कोऑर्डिनेशन क्या होता है? अगर आप पूरी कोल्ड वॉर को देखें तो कोल्ड वॉर में आप पाएंगे कि ब्लॉक्स थे, और ये दो तरह के ब्लॉक्स थे दोस्तों, एक तो कैपिटलिस्ट था और एक कम्युनिस्ट था, और इनके बीच लगातार करीब 5 दशकों तक, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद से डिसइंटीग्रेशन ऑफ द यूएसएसआर तक, इतने लंबे करीब 5 दशक 50 साल तक एक कोल्ड वॉर चलती रही। क्यों? जस्ट बिकॉज आइडियोलॉजी है। डेमोक्रेसी को प्रमोट करना है हर जगह, यह भी एक आइडियोलॉजी है। यूनाइटेड स्टेट्स का ये एक पुराना ढर्रा रहा है कि हर जगह हम डेमोक्रेसी लेकर आएंगे, और उसकी वजह से उसको नुकसान भी बहुत ज्यादा हुआ है, बट उसकी आदतें चेंज नहीं हुई हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप के आने से ये एक रियलिज्म आ रहा है जहां पे यूनाइटेड स्टेट्स को भी चेंज होना पड़ रहा है। उसको भी समझ में आ रहा है दैट इट इज अ मल्टीपोलर वर्ल्ड, उसको भी समझ में आ रहा है कि परमानेंट डोमिनेशन नहीं हो सकता है, और उसको भी समझ में आ रहा है कि राइवल्स के साथ, रशिया के साथ, चाइना के साथ हमको हाथ मिलाना पड़ेगा। और दोस्तों इसका जो बेसिस है वो रहेगा कोर 5 ब्लॉक। तो अब जो गाइडिंग फिलॉसफी है इसकी वो क्या है? गाइडिंग फिलॉसफी आप देखिए, ट्रांजैक्शनल रियलिज्म। रियलिज्म की बात की जा रही है, आइडियोलॉजी की यहां पर बात नहीं की जा रही है। जो बहुत लंबे समय तक आइडियोलॉजिकल चीजें देखी गई थी, आइडियोलॉजिकल अलायंसेस देखे गए थे, वहां से बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुका है दुनिया, और यूनाइटेड स्टेट्स को यह चीज समझ में आ गई है कि इट्स अबाउट ट्रांजैक्शनल रियलिज्म। ट्रांजैक्शनल रियलिज्म, स्ट्रॉन्ग स्टेट्स कोऑपरेट इररिस्पेक्टिव ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम। अब पॉलिटिकल सिस्टम आप देखिए, ये जो 5 देश हैं इनके पॉलिटिकल सिस्टम कैसे हैं? देखिए, भारत में डेमोक्रेसी है, यूनाइटेड स्टेट्स में डेमोक्रेसी है, जापान में डेमोक्रेसी है, बट क्या आप कह सकते हैं कि चाइना में बहुत अच्छी डेमोक्रेसी है, या फिर रशिया सारे हाई स्टैंडर्ड्स फॉलो करता है एज फार एज द डेमोक्रेसी गो? तो यहां पे कोई भी आइडियोलॉजी, या तो वो कम्युनिज्म या कैपिटलिज्म से रिलेटेड हो, या फिर वो डेमोक्रेसी से रिलेटेड हो, इनका मैटर नहीं है। मैटर है हार्ड पावर है कि नहीं, इन्फ्लुएंस है कि नहीं, पॉपुलेशन है कि नहीं। इसके बेसिस पे कोर 5 ग्रुप अब बनाया जा रहा है। नॉन इंटरफेरेंस ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के डेमोक्रेसी प्रमोशन के जो एजेंडे चलाए जाते थे यूएस में, अब वो सारे बंद कर कर अपने ऊपर ध्यान दिया जाएगा। अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी को चलाया जाएगा। अमेरिका फर्स्ट का एडेप्टेशन है ये। अगर कोर 5 ग्रुप बनता है तो आप देखेंगे कि अमेरिका फर्स्ट उसमें बहुत ज्यादा नजर आएगा। अमेरिका अपने इंटरेस्ट के लिए यह ग्रुप बनाने की कोशिश कर रहा है, और देखिए फिर आगे क्या होता है। तो दोस्तों अब प्रपोज्ड फंक्शन क्या है और एजेंडाज क्या रहेंगे? देखिए, फंक्शन तो बहुत सिंपल है कि रेगुलर समिट्स की जाएगी। रेगुलर समिट्स किन चीजों पर होगी? रेगुलर मीटिंग किन चीजों पर होगी? मेजर ग्लोबल चैलेंजेस। अब ग्लोब में बहुत सारे चैलेंजेस हैं। मिडिल ईस्ट में अगर आप देखें तो अशांति फैली हुई है, रशिया का अपना एक वॉर चल रहा है, आप ऑयल से रिलेटेड इतनी ज्यादा डिप्लोमेसी हो गई है, उसके साथ साथ एनवायरनमेंट की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। ये सारी प्रॉब्लम्स को अगर दुनिया के हार्ड कोर पावर सॉल्व नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ऐसे पावर सॉल्व नहीं करेंगे जिनका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है दुनिया भर में, तो और कौन करेगा? और यह रिकॉग्निशन बहुत ज्यादा जरूरी है। यह रिकॉग्निशन बहुत ज्यादा जरूरी है कि यूरोपियन यूनियन अब उतना बड़ा पावर नहीं है कंपेयर टू ऑल द पावर्स व्हिच यू सी इन दिस कोर 5 ग्रुप। इस वजह से रियलिज्म की पॉलिटिक्स यूनाइटेड स्टेट्स कर रहा है। ऑल्दो ये जो रियलिज्म की पॉलिटिक्स है, इसका जो बेसिस है वो बेसिस है अमेरिका फर्स्ट। बट देखिए, फंक्शन क्या है? रेगुलर मीटिंग होंगी, इनफॉर्मल बट हाई इंपैक्ट स्ट्रेटेजिक कोऑर्डिनेशन होगा, और सबसे पहला मुद्दा जो सुलझाया जाएगा वो रहेगा मिडिल ईस्ट का, जो स्टेबिलिटी लाने की बात है मिडिल ईस्ट में। अगर दोस्तों देखिए, इजराइल और सऊदी अरेबिया के बीच किसी भी प्रकार की स्टेबिलिटी आ गई तो आप देखेंगे कि मिडिल ईस्ट पूरी तरह से स्टेबलाइज हो जाएगा। और कॉन्टेक्स्ट क्या? डोनाल्ड ट्रंप का जो इंटरेस्ट है वो है डायरेक्ट लिंक बनाने में, और डायरेक्ट लिंक किसके साथ बनाने में? राइवल्स के साथ बनाने में। कहने का मतलब है डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो चाइना और रशिया के साथ भी हाथ मिलाने को तैयार हैं डिस्पाइट ऑफ देयर हिस्ट्री।
लगातार चिर विरोधी रहा है रशिया तो अमेरिका का और अमेरिका रशिया का, बट डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसे आदमी हैं जो आगे आके पुतिन को कहते हैं कि वी आर फ्रेंड्स। साथ ही साथ में चाइना के साथ, अब वो चाइना को लेकर कुछ भी बोलते रहे, टैरिफ लगाते रहे, डार्केस्ट पावर बोलते रहे, बट हो क्या रहा है यहां पर, वो चाइना के साथ भी हाथ मिलाने को तैयार है। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड रियलिज्म। यहां पर चेंज हो रहा है अब वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, जियो पॉलिटिक्स के अंदर। कई जगह ऐसा भी देखा गया है कि अपने पर्सनल एनवॉयज जो होते हैं वो प्रेसिडेंट्स के पास भेजते हैं। फॉर एग्जांपल कुशनर को भेजा गया था पुतिन से मिलने। तो देखिए दोस्तों, कुछ ना कुछ चेंज लगातार यहां पर आपको देखने को मिलेगा डोनाल्ड ट्रंप की थिंकिंग में, जियो पॉलिटिक्स के अंदर, और रिकॉग्निशन हो रहा है उन पावर्स का जो बहुत हार्ड पावर्स हैं, जिनका दुनिया भर में इंफ्लुएंस है। अब यूरोप को क्यों एक्सक्लूड किया गया? एक ऐसा रीजन दोस्तों जो हमेशा से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का बहुत बड़ा दोस्त रहा है। ये वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और वर्ल्ड वॉर सेकंड और उसके भी पहले की बात है। इन दोनों के बीच की जो दोस्ती है वो लगातार चली आ रही है। एक समय ऐसा था जब फ्रांस की कॉलोनी था कनाडा और ग्रेट ब्रिटेन की कॉलोनी था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, बट वो मैटर्स रिवॉल्यूशन के बाद सॉल्व हो गए और उस समय से 1700 से मैं बात कर रहा हूं, 1780 से उसके बाद लगातार इन दोनों के जो रिश्ते हैं वो सुधरते गए और बहुत ज्यादा अच्छे फ्रेंड्स रहे हैं। एक जो ट्रांस अटलांटिक पार्टनरशिप है ये बहुत सक्सेसफुल पार्टनरशिप है। एक तरफ यूनाइटेड स्टेट्स है, दूसरी तरफ यूरोप है, इसको ट्रांस अटलांटिक पार्टनरशिप कहा गया है और नाटो इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। बट दोस्तों यहां पर कुछ स्ट्रेटेजी में अब चेंज होने की आसार दिख रहे हैं। देखिए, व्हाई यूरोप इज लेफ्ट आउट फ्रॉम कोर 5 ग्रुप। इतना एक इंपॉर्टेंट ग्रुप है और इतनी इंपॉर्टेंट पावर है यूरोपियन यूनियन, उसको छोड़ दिया गया। व्हाई? बिकॉज इंडो पैसिफिक रीजन जो है दैट इज द मेजर थिएटर, इस पर अब ध्यान दिया जा रहा है। ग्लोबल कंपटीशन पूरा इंडो पैसिफिक थिएटर में है। अगर आप यहां पर देखेंगे तो जो मैक्सिमम इंपैक्ट और इंफ्लुएंस डालने वाले प्लेयर्स हैं वो है इंडिया, वो है चाइना और वो है जापान। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि क्यों इंडिया, चाइना और जापान इस ग्रुप के मेंबर्स हैं। यहां पे रशिया का भी इंफ्लुएंस है और यूनाइटेड स्टेट्स तो चाहता ही है कि उसका भी डोमिनेंस यहां पर बना रहे। डोमिनेंस नहीं तो कम से कम थोड़ा बहुत इंफ्लुएंस बना रहे, और विदाउट इंडिया, विदाउट जापान, विदाउट चाइना ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, दैट इज द रीजन, दैट इज वन वेरी इंपॉर्टेंट रीजन व्हाई यूरोप और यूरोपियन यूनियन हैज बीन लेफ्ट आउट फ्रॉम दिस ग्रुप। अब देखते हैं आगे क्या है। यूरोपियन यूनियन को बोला जा रहा है भैया धीरे धीरे इट इज बिकमिंग लेस स्ट्रेटेजिक, इंटरनली डिवाइडेड एंड फेसिंग माइग्रेशन आइडेंटिटी इश्यूज। और एक और इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, यहां पर मत भूलिए कि नाटो का अब इतना बड़ा एक नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, इसको मेंटेन करने के लिए रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी, पैसे की जरूरत पड़ेगी, मटेरियल रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी, ह्यूमन कॉस्ट भी इसकी बहुत ज्यादा लगती है, और इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जो आता है वो यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से आता है। अब यूनाइटेड स्टेट्स लगातार कह रहा है कि यूरोपियन यूनियन मस्ट शेयर द कॉस्ट ऑफ नाटो। सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स अकेला इतना ज्यादा भार नहीं उठाना चाहता है, वो कह रहा है भैया बर्डन शेयरिंग कर लो अब। एंड दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रिसाइज रीजन व्हाई नाटो से भी दूर हट रहा है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। नाटो खास करके बनाया ही इसलिए गया था कि भाई रशिया को अपोज किया जा सके, बट यहां तो रशिया से ही हाथ मिलाया जा रहा है, तो नाटो का उतना ज्यादा क्या रेलेवेंस रह जाएगा, यह भी एक देखने लायक बात होगी फ्यूचर में। अब इसके इंप्लीकेशन क्या है? अब ये जो आपने अपने राइवल से हाथ मिला लिया, आपने यूरोपियन यूनियन जो कि आपका एक दोस्त रहा है, बहुत लंबे समय तक दोस्त रहा है, उसको आपने एक्सक्लूड कर दिया, तो इसके कुछ इंप्लीकेशन भी आएंगे। वो क्या इंप्लीकेशन होंगे? देखिए, यूरोपियन यूनियन एक प्राइमरी पावर थी यूरोप के अंदर, बट अब यह रिकॉग्नाइज हो जाएगा कि रशिया इज द बिगेस्ट पावर इन द यूरोप कॉन्टिनेंट। ये एक मेजर इंप्लीकेशन है इसका। प्रोमिनेंस इज गिवन, प्रायोरिटी इज गिवन टू रशिया ओवर द यूरोपियन यूनियन। इट कुड वीकन द ट्रांस अटलांटिक यूनिटी। जो नाटो का जो एक जुड़ाव है, नाटो मेंबर्स हैं, ट्रांस अटलांटिक यूनिटी है, इस पे बहुत ज्यादा नेगेटिव प्रभाव पड़ सकता है। एंड इट सिग्नल्स अ शिफ्ट अवे फ्रॉम डेमोक्रेसी
बेस्ड अलायंस। यहां पे कोई मैटर नहीं है भाई, चाइना एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है फिर भी इस अलायंस में है, रशिया के अंदर की डेमोक्रेसी परफेक्ट नहीं है फिर भी ये उस अलायंस में है। ये एक ऐसा अलायंस है जो पॉपुलेशन पे बेस्ड है, जो हार्ड पावर पे बेस्ड है, जो इन्फ्लुएंस पे बेस्ड है, किसी आइडियोलॉजी पर बेस्ड नहीं है। अब देखिए यूएस के जो अलाइज हैं इनके भी कुछ कंसर्न्स हैं। क्या कंसर्न है भैया, आप रशिया और चाइना को प्रिविलेज्ड स्टेटस दे रहे हैं, यूरोप को आप साइडलाइन कर रहे हैं, तो दे हैव फियर ऑफ लूजिंग द यूएस सिक्योरिटी। यूएस सिक्योरिटी का जो पूरा अम्ब्रेला यूरोपियन यूनियन के ऊपर रहता है, हो सकता है वो लूज कर दें। साथ ही साथ नाटो का मेंबर होने के नाते भी जो सिक्योरिटी मिलती है बाय द यूनाइटेड स्टेट्स, हो सकता है उसको भी लूज कर दें। बर्डन शेयरिंग की तो बात कर ही रहे हैं, सिक्योरिटी अम्ब्रेला भी यूज करना पड़ सकता है यहां पर दोस्तों। रिकॉग्निशन ऑफ रशियाज स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, एक ऐसा देश जिसके साथ आप 5 डिकेड्स तक लड़े हैं, 5 डिकेड्स तक उसके अगेंस्ट आपने कोल्ड वॉर की है, कई बार सिचुएशंस ऐसी आ गई हैं कि न्यूक्लियर वॉरफेयर तक हो सकता है, अब उसको आप अपना दोस्त बना के कह रहे हैं अपने खुद के दोस्त को, यूरोपियन यूनियन को, कि आप साइड हटिए। देखिए दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स में यही रियलिटी होती है, नेशनल इंटरेस्ट सबसे पहली रियलिटी होती है, और जो अमेरिका का इस समय नेशनल इंटरेस्ट है वो है अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी, कि हम अपने हितों को पहले देखेंगे और दुनिया को बाद में संभालेंगे। सबसे पहले अमेरिकी हितों को देखा जाएगा। एनालिस्ट क्या को कहते हैं भाई, कुछ ना कुछ एनालिसिस भी होगा इस चीज का, दुनिया भर के जो जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं उनके भी कुछ व्यूज होंगे। वो लोग क्या कहेंगे कि भैया ये ट्रंपियन आइडिया है। ट्रंपियन आइडिया का मतलब क्या होता है, स्ट्रॉन्ग मैन पॉलिटिक्स, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस जो होता है डिप्लोमेसी के ऊपर वो बहुत ज्यादा रहता है। ये एक ऐसे लीडर हैं जो अपने राइवल से भी जाकर हाथ मिलाने का उम्दा रखते हैं। ये एक ऐसे लीडर हैं जिन्होंने रशिया के साथ हुई पूरी कोल्ड वॉर को भुलाते हुए कहा कि भैया वी कैन बिकम योर फ्रेंड। ये एक ऐसे लीडर हैं जो चाइना के साथ भी हाथ मिलाने को तैयार हैं। तो एक स्ट्रॉन्ग मैन डिप्लोमेसी की बात यहां पर हो रही है। साथ में डिपार्चर फ्रॉम ट्रम्प्स अर्लियर ग्रेट पावर कंपटीशन। देखिए डोनाल्ड ट्रंप अब जो प्रेसिडेंट बने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के, ये दूसरी बार बने। पहली बार जब प्रेसिडेंट थे उस समय जो उनकी आइडियोलॉजी थी डिप्लोमेसी को लेके, एक्सटर्नल पॉलिसी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स को लेके, वो किस पर सीमित थी, ग्रेट पावर कंपटीशन। अब ग्रेट पावर में एक तरफ तो यूएसए हो गया और दूसरी तरफ चाइना हो गया, बट यहां पर एक अलग प्रकार की पॉलिसी सामने आ रही है। यहां पर एक ऐसी पॉलिसी सामने आ रही है जहां पर एक ऐसी ग्रुपिंग बन रही है जिसके अंदर राइवल नेशंस भी हैं और ऐसे नेशंस भी हैं जो इंडो पैसिफिक में बहुत ज्यादा इंफ्लुएंस रखते हैं। फ्लेक्सिबल रियलिज्म इस चीज को कहा जा रहा है, रियलिस्टिक डिप्लोमेसी यहां पर हो रही है। इट सिग्नल्स फ्रॉम द करंट पॉलिसी। अभी आपको दिखेगा, ये एग्जांपल्स जब आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि किस तरफ से ये रियलिज्म की तरफ बढ़ने की बात हो रही है। देखिए, अलाउइंग एनवीडिया H200 चिप एक्सपोर्ट्स टू चाइना, ये सब बंद कर दिया था कि किसी भी प्रकार की चिप हम चाइना को नहीं भेजेंगे, चाइना को इससे बहुत हैवी नुकसान हो सकता था, बट अब इसको अलाउ कर दिया है। अपने जो एनवॉयज हैं, जैसे हमने पढ़ा कुशनर के बारे में, वो पुतिन को प्राइवेटली जाकर मिल रहे हैं। एनएसएस रिमूविंग रशिया इज इक्वल टू डायरेक्ट थ्रेट। जो रशिया को डायरेक्ट थ्रेट बोला जाता था अब वो भी नहीं बोला जा रहा है, उसका एक स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, उसको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। एंड रेफरेंस टू पोटेंशियल G2 अलाइनमेंट। और ये जो G2 अलाइनमेंट था कि भैया जो यूएसए और चाइना है, इनका दुनिया की 2 सबसे बड़ी इकोनॉमी है, दुनिया की 2 सबसे बड़ी पावर है, हार्ड पावर बहुत ज्यादा है, पैसे बहुत ज्यादा है, इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है, मिलिट्री बहुत स्ट्रांग है। इन दोनों का अगर अलायंस बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, बट इन दोनों के अलायंस के साथ कुछ ऐसे पावर्स भी इस ग्रुप में रखे जा रहे हैं जो इस ग्रुप को और ज्यादा पावरफुल बना दे रहे हैं और इस ग्रुप को बैलेंस्ड बना दे रहे हैं। अब दोस्तों यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज आती है कि भारत के लिए इस ग्रुप में क्या है, इंडियाज पोजीशन एंड द जियोपॉलिटिकल इंपैक्ट। भारत की तरफ से ऑफिशियली इस G5 ग्रुप के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, बट कुछ ऐसे न्यूज चैनल्स हैं और प्रिंट मीडिया है जहां पर इसके बारे में बात हुई है। टाइम्स ऑफ इंडिया में एक रिपोर्ट छपी है G5 के बारे में, उसमें भी ये लिखा हुआ है कि यूनाइटेड स्टेट्स ने भी अभी इसको डिनाई करा है और ये एक एक्सेप्टेबल आइडिया अभी नहीं हुआ है दुनिया भर में, बट हो सकता है, कयास लगाए जा रहे हैं कि भविष्य में आपको देखने को मिलेगा कि G5
becomes a reality, या G सीरीज नहीं है ये, C5 becomes a reality, Core 5 becomes a reality। ये जो G सीरीज होती थी ना पहले, G7 और G20, ये सब हट जाएंगे, मतलब डिसॉल्व ऑफ कोर्स नहीं होंगे बट ओवर शेडो हो जाएंगे। C5 विल बिकम फार मोर इंपॉर्टेंट। अब इंडिया की मीडिया ने क्या नोट करा है, C5 प्लेसेस इंडिया इन द टॉप टियर पावर क्लब। दुनिया के सबसे बड़े पावरफुल इकोनॉमीज हैं, देश हैं जिनके पास हार्ड पावर है, मिलिट्री पावर है, जिनका दुनिया भर में इन्फ्लुएंस है, उसमें इंडिया भी आता है और इंडिया को भी वहां पर रखा जा रहा है। और किसी भी आइडियोलॉजिकल कंडीशन के साथ नहीं रखा जा रहा है। इसलिए नहीं रखा जा रहा है कि भारत भैया सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है इसलिए भारत को वहां पे पोजीशन मिली हुई है, नहीं, इसलिए नहीं, बिकॉज भारत एक हार्ड पावर है। अभी दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, आने वाले समय में तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी हो जाएगा। ये सारी बातें पूरी दुनिया को पता है, यूनाइटेड स्टेट्स को भी पता है, और इस वजह से भारत की हार्ड पावर को रिकॉग्नाइज करते हुए भारत को इस ग्रुप में डाला गया है। साथ ही साथ एक दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट वो है कि एक बैलेंसिंग स्पेस देता है भैया भारत। अगर आप देखेंगे तो भारत की जो रिलेशंस हैं वो यूएस से भी बहुत अच्छे हैं, वो जापान से भी बहुत अच्छे हैं, और एट द सेम टाइम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से भी बहुत अच्छे हैं। तो ये जो राइवल पावर्स हैं इनके बीच में अगर भारत रहेगा तो आप देखेंगे भारत एक बैलेंसिंग स्पेस बनाता है वहां पर। तो ये एक जो इंपैक्ट रहेगा, भारत की जो पोजीशन रहेगी, और साथ ही साथ में मत भूलिए इंडो पैसिफिक रीजन में जो भारत की पोजीशन है दैट इज ऑल्सो अ वेरी बिग फैक्टर के यहां पर भारत है। भारत का इंफ्लुएंस, भारत की हार्ड पावर, भारत की मिलिट्री, सब कुछ को रिकॉग्नाइज किया गया है। दोस्तों क्या इसका ग्लोबल सिग्निफिकेंस है? वर्ल्ड रिफ्रेम द ग्लोबल अलायंस वैल्यूज। ठीक है, ग्लोबल अलायंस की जो वैल्यूज हैं, जो कि पहले आइडियोलॉजी पे बेस होती थी, जो कि पहले डेमोक्रेसी पे बेस होती थी, या फिर कोई भी ऐसे अलायंसेस बनते थे पैसों पे, कितने भाई वेल्दी नेशंस हैं उसके बेसिस पे बनते थे। अब उन सबको दरकिनार करके हार्ड पावर को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। हार्ड पावर के बेसिस पर ये अलायंस टिका हुआ है। चैलेंजेस एग्जिस्टिंग फोरम्स, G7, G20, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, इन सबको बहुत बड़ा चैलेंज मिलेगा। हो सकता है कि ये ओवर शेडो भी हो जाएं और वुड सिग्नल मेजर रीअलाइनमेंट ऑफ द ग्लोबल ऑर्डर। पूरा ग्लोबल ऑर्डर इससे चेंज हो सकता है। पूरे दुनिया की समस्याएं भी इससे बदल सकती हैं। अगर दुनिया की 5 सबसे ताकतवर शक्तियां, सबसे बड़ी इकोनॉमी, सबसे ज्यादा इंफ्लुएंस वाले देश, अगर आप देखिए इन 5 देशों का अपने अपने रीजन में बहुत ज्यादा इंफ्लुएंस है, अगर ये साथ में आ जाएं तो आप सोच के देखिए कि एनवायरमेंटल के प्रॉब्लम हो, या फिर ऑयल रिलेटेड प्रॉब्लम हो, रिसोर्स रिलेटेड प्रॉब्लम हो, या फिर कोई वॉर चल रही हो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम हो, वो बहुत जल्दी सुलझ जाएंगे। आप देखिए जो भी वॉर चल रही हैं उसमें इन 5 में से किसी ना किसी कंट्री का हाथ जरूर रहता है दोस्तों। अगर इन्होंने साथ में ग्रुप बना लिया और वो ग्रुप सक्सेसफुल होने लगा तो आप लगातार देखेंगे कि दुनिया भर में शांति बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी कंपेयर टू अशांति, कंपेयर टू वॉरफेयर। तो दोस्तों मेरे साथ जुड़ने के लिए इस वीडियो में बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।